संजय जी, लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी फिर से हमलावर मोड में नजर आ रही है, पूछ रही है सवाल कि आरक्षण कहां नहीं है और आरक्षण की जरूरत अगर बार बार इस तरह से कही जा रही है तो क्यों है, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जरा तफसील से समझाइए, आप क्या सोचते हैं? साजिया जी, भारत की राजनीति सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के बयान पे नहीं गरमाया है जी। मैं समझता हूं कि 10 सालों में जो विफल रहे हैं हमारी सरकार, उनकी विफलताओं ने गरमा दिया है। देश में बेरोजगार राजनीति को गर्म कर रहे हैं, महंगाई से परेशान लोग राजनीति को गर्म कर रहे हैं, और इससे जो तपिश से जो परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो महसूस कर रही है, वो कहीं ना कहीं ढूंढते फिर रहे हैं कि किसी नेता का बयान ले लो, कहीं कुछ कर दो। अरे किस धर्म के आधार पे यदि उन्होंने लालू जी का एक बयान, उसके बाद भी मैंने देखा था, उनका मतलब ये है कि जो देश के अंदर जो भी दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें जरूरत है आरक्षण की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो, उन सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि देश का संविधान ये अधिकार देता है सब किसी को, समानता का अधिकार होना चाहिए सब किसी को। क्यों देखें हम हिंदू और क्यों देखें मुसलमान, क्यों देखें सिख और ईसाई, लेकिन देखा जा रहा है, कौन देखता है? भारतीय जनता पार्टी। आज जो सिस्टम है सारा पूरा हिला के रख दिया आपने, देश के सारे चारों स्तंभों को आपने खत्म कर दिया। आप एक लालू जी के बयान को लेकर के चल रहे हैं। लालू जी का बयान मैं समझता हूं कि बहुत ही जिम्मेदाराना बयान है, गंभीरता से लेनी चाहिए। और सरकार जो भी बने, जिसकी भी सरकार आगामी बने, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मैं समझता हूँ सब किसी को आरक्षण देना चाहिए जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है। 5 किलो राशन पे देने के बजाय यदि हर परिवार को एक व्यक्ति को आप नौकरी दे दें, उस परिवार के अंदर जो लोग भी उसको यदि जिस लायक हैं, तो मैं समझता हूं कि समाज का उत्थान हो सकता है। लेकिन 5 किलो राशन देकर के सिर्फ पेट पालने की स्थिति में आप खड़ा करते हैं, मैं समझता हूं कि आप जिम्मेदारी के साथ देश नहीं चला रहे हैं, आप देश के साथ गलत कर रहे हैं। इस पे देश की जनता भी सोच रही है, और ये जो घबराहट है, इसलिए ये बयान लिया जा रहा है कि लालू जी ने क्या कहा और अखिलेश जी ने क्या कहा। जरूरत नहीं है साहब, आपने 10 सालों में जो काम किया है उसको लेकर जनता के बीच जाइए ना, लेकिन आपने किया ही नहीं है। दुख की बात यह है कि आपने काम किया होता तो लालू जी के बयान पे आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है नीति जी इस समय, और सियासत गरमाई हुई है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे ने और भी ज्यादा सियासत को गरमा दिया है। SC ST हैं, मुसलमान, तो उनको रिजर्वेशन ऑलरेडी मिला हुआ है, सुविधाएं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, फिर ये पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अलग से मिलना चाहिए, इस तरह की बातें क्यों होती है? लोकतंत्र के महापर्व में इस समय ना केवल तपिश गर्मी का आप प्रकोप देख सकते हैं, वहीं सियासी गर्मियाँ चरम पर है, और उसी गर्मी से इन सब विपक्ष वालों के जो सेफ्टी वॉल्व में, इनकी जिब्बिया में, इनकी वाणी के, वो पिघल चुके हैं। आज ये बात कर रहे हैं कि 10 सालों में किया क्या। 10 सालों का वो रिपोर्ट कार्ड है जिसने भारत को विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। 10 साल में भारत 4थी बड़ी डिफेंस आर्मी बन चुका है। 10 साल में विश्व पटल पर आज भारत जियोपॉलिटिक्स लेवल पर आज उस स्थिति पर है कि आज अगर कहीं वॉर की भी जोन आती है तो हमारे नागरिक, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी राज्य के हों, सेफ जोन में इवैक्यूएट किए जाते हैं, वॉरें रोक दी जाती हैं। 10 साल में आज भारत वहाँ है कि देश के आखिरी गांव तक आज बिजली पहुंची हुई है। आज 10 साल में देश वहाँ है कि आखिरी नल तक जल मिल रहा है, जहाँ पे ना नल था ना जल था। 10 साल में आज देश वहाँ है कि करोड़ों बहनों को इज्जत घर दिया। 75 साल में एक बेसिक सुविधा कांग्रेस 60 साल राज करने के बाद दी पाई। और मेरे भाई बोलते हैं, लालू जी की बात है, लालू जी के एक कथन पर आप लोग आज तुष्टीकरण की वो मानसिकता, भारत का विभाजन किसने किया डिवाइड एंड रूल के? तब बीजेपी का जन्म हुआ था? नहीं, 1980 में बीजेपी आई थी। उससे पहले भारत को विभाजन धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर कांग्रेस वालों ने किया। उसके बाद भी जितने मेरे मुस्लिम भाई यहाँ पे थे उनको पूरा सम्मान दिया गया, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां दी गई उनको। पहले अल्पसंख्यकों को आप ही के दो, मनमोहन सिंह जी ने बोला कि पहला राइट उनको देंगे, उसके बाद उनको मिला। आज क्या शौचालय गए, क्या जन धन योजना से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आपके अकाउंट में पैसे गए, या मुद्रा योजना से आप नया व्यवसाय कर रहे हैं, या आप सड़कों पे चल रहे हैं, अंत तक सड़कें पहुंच चुकी हैं, टनल्स पहुंच चुकी हैं। या आज अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत हमारे जो भाई बहन, जो हमारे श्रमिक लोग जो वहां पे उत्तराखंड में टनल में फंस गए थे, क्या हमने उनकी जाति देखी थी? नहीं देखी थी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का
काल ही तुष्टीकरण कराए। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस और आज उसके घटक दल, ये वही लालू यादव है ना जो लैंड अगेंस्ट जॉब के चक्कर में उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। ये वही तो लालू यादव हैं जो चारा, गांव का चारा खा के अपने सामर्थ्य बना रहे हैं। ये वही लालू यादव है। मीसा भारती का जब विवाह हुआ तो बिहार में रातों रात गाड़ियों के शोरूम खुलवा दिए गए और वहां से जबरन गाड़ियां ले गई। ये वही लालू यादव है जिनके राज में 6 बजे के बाद ना आदमी ना औरत घर से बाहर सुरक्षा में निकल सकती थी। कब किसका अपहरण हो जाए और कब उसके लिए आप उसको पैसे की वो कर रहे हैं। ये वही लालू यादव हैं जो आज बेल पे हैं। ये वही लालू यादव है जो अपने 9वीं फेल, माफी चाहूंगी, वो भी पास नहीं है, पुत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कोई और उसके पार्टी में नहीं है जो आगे सत्ता को संभाल सके? और यहाँ पे केवल, और आज देखिए कांग्रेस के जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो उनके चेयरपर्सन हैं सैम पित्रोदा, यानी कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जो वहां जाके सैम पित्रोदा बन गए, आज ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि झारखंड में जैसे एक नेता के पीए के नौकर के घर से 31 करोड़ निकला है, ऐसे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे? क्या मैं पूछना चाहती हूँ, जो आप देश में समानता की बात करते हैं, जातिवाद में आप जनगणना की बात करते हैं, ये वही नारा था ना इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ना जात में ना बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज क्योंकि अंततः आपको 80 को तो बांटो, 20 को एक तरफ कर दो, उनको तो ऊपर कर दो। और मैं आपसे पूछती हूँ, आपने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया? आप बताइए। ओवैसी जैसे लोगों ने केवल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को उसको अपना एक प्रकार से अपने एसेट्स बनाए। मुझे तो आप बता दो, आप नेशनल हड़ान में बाहर बेल पे घूम रहे हो, देश की संपत्ति आपने हड़पी, देश को तुष्टीकरण में आपने बांटा, वोट बैंक की राजनीति आपने करी, प्रगति में देश को पीछे किया। आज बार बार महंगाई की बात करते हैं मैडम, परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत आज इस समय विश्व पटल पर 3रे नंबर पर है। आज आपका जो देश है वो उस समय प्रगति के पथ पर चल रहा है जब आधा विश्व जो है युद्ध के कालखंड से गुजर रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी से हम गुजरे हैं। उसके बाद आज हमारा यूपीआई सिस्टम, जब आप एक समय टेक्नोलॉजी को हायर करते थे, आज हमारा यूपीआई विदेश जा रहा है। आज लोग हमारे यूपीआई की हमारे डिजिटलाइजेशन की प्रशंसा कर रहे हैं। आज हमने वैक्सीन बनाई है। आज एक हॉलीवुड की पिक्चर के कम कॉस्टिंग से हम मंगलयान की दूरी पर घूम रहे हैं और आज हम पहले वो देश हैं जो चंद्रमा के साउथ जोन के ऊपर तिरंगा लहरा रहे हैं और आप लोग पाकिस्तान से सपोर्ट मांग रहे हैं। आज फवाद चौधरी बोलता है राहुल इज ऑन फायर। वो फवाद चौधरी जो पुलवामा अटैक की अपने ऊपर पूरे गुणगान कर रहा था, आज पुलवामा अटैक हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी बिना कैजुअलिटी के। आज हमारा अगर जवान वहां पे गया, अभिनंदन, तो उसके पांव कांप गए पाकिस्तानी चीफ के कि वापस कर दो वरना हिंदुस्तान हमको खत्म कर देगा। ये वो देश है आज कि आज हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता और आप कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, बड़ी बात नीति जी। हाजी नाजिम के पास मैं जाऊंगी। हाजी नाजिम साहब, एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे से, सालों से मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति को झेलता आया है। आप कबूल करें या ना करें, कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज आरक्षण की मांग वाकई ना उठती। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, देखिए साजिया जी, देखिए भारत का मुसलमान को तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जिस तरीके से बिरयानी के अंदर तेज़पात के पत्ते कि उसका स्वाद लिया, पत्ता निकाल कर फेंक दिया। इसलिए भारत के मुसलमान का वोट तो हर किसी को चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सबको वोट चाहिए। लेकिन अगर हम इनसे बात करें कि आप अपने जो आप सत्ताधारी में हिस्सा क्यों नहीं देना चाह रहे, तो कोई भी सत्ताधारी पार्टी हिस्सा नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन अगर भारत का मुसलमान अगर हिस्सेदारी में आ गया तो उसका जो आरक्षण के ऊपर जो गेम खेला जा रहा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन आरक्षण की जरूरत क्यों है? अब बहुत तेजी से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं मुसलमान युवा जो है, आप खुद ही देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो जमाना पीछे छूट गया जब वाकई पंचर किया करते थे या फिर कुछ और काम किया करते थे। अब पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, मुसलमानों में भी IAS IPS बन रहे हैं, तो फिर कौन सी जरूरत है आरक्षण की? मुझे ये नहीं समझ में आता है। हाँ साजिया जी, मैं कहता हूँ कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि आप हमें सत्ता में हिस्सेदारी दो। और जब आप हमें सत्ता में हिस्सेदारी दोगे तो हम खुद ही अपने जो हमारा समाज है वो खुद देश को मजबूत करने के लिए आगे खड़ा हो जाएगा। जो हमारे अपने समाज के IAS बन रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिस तरीके से अभी मेरी बहन निधि जी कह रही थी कि वहाँ टनल में फंसे हुए थे, वो वहाँ जात धर्म देख कर नहीं निकल गए। मैंने याद दिला दूं कि पूरे भारत के हिंदुवासी मुस्लिम भाई ने सबने वहाँ के लिए दुआ करी थी। आप भाजपा को सरे मत दीजिए। और दूसरी बात, आप जो बाहर के नहीं, मैं इस बात को पूरा मुकम्मल करूंगी। जो वहां पर काम कर रहे थे कारीगर, उसमें मुसलमान भी थे, तो ये समझना होगा कि मुसलमान बहुत आगे बढ़ चुका, फिर आरक्षण की जरूरत ही क्यों?
आप सुन तो लीजिए साजिद जी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जब इन्होंने जात पात की बात करी तो वहां पर मैं इन्हें बता देता हूँ, उनको निकालने के लिए हमारे मजदूर भाइयों को वहां मुन्ना कुरैशी थे, वो गए थे जब बाकायदे निकाल के लेकर आए थे, जहां सारा सिस्टम फेल हो रहा था वहां पर भारत का नागरिक खुद भारतीय बनकर वहां से निकाल के लेकर बिना जात पात के। लेकिन जब बात निधि जी बार बार कहती है वार के, कि वार के बारे में, तो मैं इन्हें बता दूं मणिपुर कहाँ है, भारत का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में तो आपने जिक्र नहीं करा। लेकिन आप रूस के यूक्रेन वाली बात को यहाँ पर बताना चाह रही है। कभी मणिपुर का भी जिक्र कर देते, बहन बेटी के बारे में आपने कहा, लेकिन आपने नहीं कहा। लेकिन आपने वार की बात तो कही। देखिए हाजी नाजिम को हमेशा दुख होता जहां बहन बेटियों के साथ इस तरह की वारदात होती है, चाहे दिल्ली हो या मणिपुर हो या पूरा देश में जहां पर भी हमारी महिला बहन का शोषण होता है, तो हाजी नाजिम और पूरा भारत उन बहन बेटियों को, सुन लीजिए, हाँ संदेश खाली के बताऊंगा। देखिए जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई बहुत ही चिंताजनक है। ये सवाल मेरा भी है। मणिपुर का जिक्र आपने 10 बार से ज्यादा कर दिया होगा, इसी वक्त में आपने 10 बार से ज्यादा मणिपुर का नाम ले लिया, लेकिन ना संदेश खाली का नाम आप इतना लेते हैं, ना ही दिल्ली के कंझावला केस का नाम आप लेते हैं, ना निर्भया कांड के बाद कुछ बदला उसका नाम आप लेते हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ मणिपुर ही है जो दिखाई देता है। साजिद जी देखिए, मैं तो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी मेरी बहन है। और देखिए जिस तरीके से अभी दिल्ली की बात करी, तो मैं गुजरात के नरगिस बानो के बारे में बात करना चाहता हूँ। और देखिए मैं हर भारत की उस बेटी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनको इंसाफ की तो उम्मीद है, मगर इंसाफ नहीं, सुन लीजिए, मगर इंसाफ नहीं मिल पा। और जब भ्रष्टाचार की बात आती है, मैंने देखा है कि जहाँ महाराष्ट्र के अंदर जो कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वहीं भ्रष्टाचारी अपने बगल में बैठा हुआ था, उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है।